साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 8 बल तथा दाब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बल की परिभाषा। तो क्या होता है बल? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी कि हमने कोई भी वस्तु ली, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने एक क्या ले ली, वस्तु ले ली। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। अगर इस वस्तु को मैं धक्का देता हूँ, है ना, हाथ से क्या करता हूँ, धक्का देता हूँ, इस तरफ धक्का देता हूँ, या फिर इस पर एक डोरी बांधकर इसको मैं खींचता हूँ, तो इस वस्तु पर ये जो क्रियाकलाप मैं कर रहा हूँ उसी को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। यानी बल लगाकर हम किसी भी वस्तु को धक्का दे सकते हैं या किसी भी वस्तु को खींच सकते हैं, ठीक है। अब विज्ञान में जो है धक्के की जगह हम क्या बोलेंगे, अभिकर्षण बोलेंगे। यानी कि धक्का देना विज्ञान में इसे हमें क्या बोलना है, अभिकर्षण बोलना है। और खींचने को हमें क्या बोलना है, अपकर्षण बोलना है। ये आपको दो शब्द याद होने चाहिए। अगला पॉइंट है, बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी कि मुझे बल लगाना था, तो ये देखो पहली वस्तु तो हमारी ये कोई वस्तु हो गई और दूसरा हमारा क्या हो गया, हाथ हो गया। तो इसी को भी हम वस्तु 1 कह लेते हैं और इसको हम वस्तु 2 कह लेते हैं। तो बल कब काम करेगा? बल तभी काम करेगा जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, यानी उनके बीच में कोई हलचल होती है, तब जाके बल लगता है। जैसे हाथ से हमने क्या करा, इसको या तो धक्का दिया या खींचा, तभी बल काम कर रहा है। नहीं तो अगर हाथ या वस्तु इसमें से कोई एक चीज होती तो क्या एक चीज पर कभी भी हम बल लग सकता है? नहीं लग सकता। एक वस्तु अकेली कभी भी अपने ऊपर कोई बल नहीं लगा सकती है। यानी कि बल लगाने के लिए हमें कम से कम 2 या 2 से अधिक वस्तुएं चाहिए। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये हमारी वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर 2 लड़के खड़े, ठीक है, 2 लड़के खड़े हैं, एक ये है और एक इसके पास में दूसरा और खड़ा है। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक हाथ से, और एक हाथ इसका और दूसरा हाथ इसका, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स को एक ही दिशा में जो है धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति के कारण जो बल लग रहा है और इस व्यक्ति के कारण जो बल लग रहा है, वो बल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। वो बल आपस में जुड़ जाएंगे। यानी एक ही दिशा में लगाए गए बल हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी बल का मान बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो व्यक्ति ए जो है वो ए बल लगाता है और बी जो है वो बी बल लगाता है, तो दोनों का बल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि एक ही दिशा में चाहे जितने भी बल लगाए गए हो वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनका मान बढ़ जाता है ना। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं और किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि अब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे ये हमारी कोई वस्तु हो गई, ठीक है, टेबल कुर्सी कुछ भी हो सकता है, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। अब एक लड़का जो है वो इस दिशा में बल लगा रहा है और दूसरा लड़का जो है इस बल की विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। यानी ये इस तरफ लगा रहा है तो ये इस तरफ बल लगा रहा है। अब इन दोनों व्यक्तियों में जो शक्तिशाली होगा, ठीक है, जो शक्तिशाली होगा, यानी मान लो ये शक्तिशाली है और ये कमजोर है, ठीक है, तो ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, तो वस्तु किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगी क्योंकि ये शक्तिशाली है। लेकिन अब मान लो इसका बल ए है और इसका बल बी है, तो जो कुल बल लगेगा, यहाँ पर जो भी कुल बल लगेगा वो इन दोनों बलों के घटाव के बराबर होगा। यानी a - b ये हो जाएगा। ये कब होता है, जब बल विपरीत दिशा में लगता है, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से लगता है, तो बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव भी बदल जाता है। यानी अगर हम बल की दिशा को बदलेंगे, जैसे मान लो पहले
यहाँ वस्तु थी, इधर से बल लगाया तो ये वस्तु जो है इस तरफ गति कर रही है। फिर हमने क्या करा, बल इस तरफ से लगाया तो क्या हुआ, इस वस्तु की दिशा, गति की दिशा भी बदल जाएगी। पहले इधर गति कर रही थी, अब क्योंकि बल हमने इधर लगाया तो वस्तु इधर गति करेगी। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है, बल की दिशा या परिमाण में जब हम परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था का मतलब है जैसे पड़ी है वैसे ही है। जैसे मान लो ये स्केल है, अब मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो मतलब ये रख दिया तो अब ये किसी प्रकार की गति नहीं कर रही, ये स्केल अपनी जगह पर चुपचाप बैठी हुई है। इसका मतलब है कि ये विराम अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जो स्थिर होती है वो हमेशा किस अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे बल द्वारा गतिशील किया जा सकता है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बल लगाकर उसे विरामावस्था में लाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, अब ये वस्तु क्या हो रही है, लुढ़क रही है। जैसे ये वस्तु अब कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में है। इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर बल लगाऊंगा तो देखो ये क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, और गति करके आगे रुक जाएगी। यानी किसी भी वस्तु पर हम बल लगाकर, जैसे मैं इसको धक्का दूंगा, भाई धक्का देना क्या होता है, बल होता है, खींचना क्या होता है, बल होता है। तो ये वस्तु है और इसको मैं ऐसे धक्का दूंगा तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु जो विरामावस्था में है उसको बल देकर हम गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। और अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु गति कर रही है, तो मैं इसको ऐसे रोक सकता हूँ। जैसे ये गति कर रही है तो मैं इसको बल लगाकर क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। यानी गतिशील वस्तु को अगर मैं विरामावस्था में लाता हूँ तब भी मैं बल लगाकर उसको विरामावस्था में लाता हूँ। तो यानी ये जो पॉइंट था हमारा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे बल द्वारा गतिशील किया जा सकता है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है यानी पहले से चल रही है तो उस पर हम बल लगाकर उसे विरामावस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बल की जो सारे पॉइंट है एक बार हम वापस समझ लेते हैं। तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, बल कब लगता है, जब हम किसी चीज को या धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तब बल लगता है। और बल के लिए आवश्यक क्या है, दो वस्तुओं का, दो या दो से वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे ये वस्तु है और मैं इसको हाथ से धक्का दे रहा हूँ तो ये पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। तो दो वस्तुओं के बीच जब अन्योन्य क्रिया होती है तब वहाँ बल काम करता है। केवल एक वस्तु से हम बल का काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बल का जुड़ना, यानी कि जब किसी वस्तु पर अलग अलग बल एक ही दिशा में लगते हैं तो वो बल आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु पर एक बल दूसरे बल के विपरीत लगता है तो वहां पर बल का मान घट जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर बल लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। और अगर कोई वस्तु पहले से क्या है, गतिशील है, क्या है, गतिशील है, तो उस पर बल लगाकर हम उसको विरामावस्था में ला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अर्थात बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। विराम है तो गतिशील कर सकता है, गतिशील है तो विराम कर सकता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, परंतु यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। जैसे खिलाड़ी द्वारा गोल करना और गोलकीपर द्वारा गेंद को रोकना। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, फुटबॉल हो गई। ठीक है, और एक खिलाड़ी इसको क्या कर रहा है, पैर से चोट मार रहा है, यानी इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, तो ये गेंद जो है वो कैसी हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो गतिशील हो जाएगी तो मान लो गति करते हुए ये इस तरफ आ गई। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी क्या करेगा, इस बॉल को और एक टिक मारेगा, और यहाँ मान लो ये आपकी क्या है, गोल करने के लिए नेट लगा हुआ है। तो जैसे ही दूसरा खिलाड़ी जो है ये पहले से गतिशील है
और गतिशील है और यहाँ पर इसी की दिशा में, क्योंकि बॉल यहाँ इस तरफ गति कर रही है और इसकी दिशा भी इस साइड में ही है, ऐसा मान लो जैसे ये और ये एक ही दिशा होगी, ऐसे विपरीत दिशा नहीं होगी, है ना। तो ये पहले से गतिशील है और इसको हम और लात से मार रहे हैं तो ये और ज़्यादा गतिशील हो जाएगी और गतिशील होकर इसका क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। या फिर मान लो बॉल पहले से इसी दिशा में गति कर रही थी और इधर से ही हमने इसको लात मार दी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी चाल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी इसकी चाल क्या हो गई, बढ़ गई। यानी किसी भी वस्तु को वो गतिशील है और उसी की दिशा में हम उस पर बल लगाते हैं तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि खिलाड़ी द्वारा गोल करना यानी वस्तु की चाल में जो है वृद्धि करना, और गोलकीपर जो है वो क्या करता है, गेंद को रोकता है। तो गेंद का रोकता है मतलब उसकी चाल को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पर मान लो एक गोलकीपर खड़ा है, ठीक है, आपने इस बॉल को जो है ऐसे लात मारी, तो बॉल को लात मारी तो गोलकीपर भी क्या करेगा, बल लगाकर उस गेंद को रोकेगा, उसको पकड़ेगा मतलब बल लगाएगा, उसको रोकेगा। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल जो है कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इस वस्तु को, बॉल को उसी की दिशा में हम चोट मारेंगे, बल लगाएंगे तो उसकी चाल बढ़ जाएगी और गोलकीपर इसको रोकेगा तो मतलब इसकी चाल के विपरीत दिशा में वो बल लगाएगा तो वस्तु की चाल कम हो जाएगी। अब देखो अगला पॉइंट है, बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, जैसे गेंद का किसी दीवार से टकराकर दिशा परिवर्तन। यानी बल एक ऐसी चीज है जो कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी दिशा भी बदल सकता है। जैसे मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर गेंद है। इस गेंद को जो मैं है इस दीवार पर फेंकता हूँ तो मैंने दिशा कौन सी दी, ये वाली दिशा दी, लेकिन यहाँ से गेंद टकराएगी तो टकराना इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बल लगेगा, टकरा गई इसका मतलब बल लग गया, और जैसे ही टकराई हमारी गेंद जो है वो इस तरफ निकल गई। ठीक है, तो पहले दिशा ये वाली थी यानी दिशा 1 थी और टकराने के बाद गेंद इस तरफ बदल गई तो ये हमारी दिशा 2 हो गई, यानी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो कोई भी गतिशील वस्तु है अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है, यह हर बार आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी अवस्था यानी कि गति में परिवर्तन कर सके, जैसे मनुष्य द्वारा दीवार पर लगाया गया बल। यानी कि जैसे मान लो ये दीवार थी, ठीक है, क्या इस दीवार को मनुष्य धक्का देकर इस स्थान से इस स्थान पर ला सकता है? नहीं ला सकता है, क्योंकि मनुष्य का बल बहुत कम होता है और दीवार का बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो दीवार का बल जो है वो बहुत अधिक होता है तो मनुष्य का बल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी कि आप अपने घरों की जो दीवार है उसको धक्का देकर क्या गतिशील बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये हर बार यह आवश्यक नहीं है कि बल लगाकर हम किसी भी चीज में गति कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि दोनों वस्तुएं कैसी है। जैसे ये वस्तु स्केल है, ठीक है, ये इसका बल कम है और मेरा बल ज़्यादा है तो मैं इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर गति करवा सकता हूँ, लेकिन दीवार को मैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर गति नहीं करवा सकता हूँ। अगला पॉइंट है, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल, वस्तु की आकृति में हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आटे को गूंथना, आपके घर में आपकी माताजी जो है आटे को गूंथती है तो देखो आटे का जो आकार है उसमें हर बार परिवर्तन होता है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो, आप एक गुब्बारा लाते हो और गुब्बारे पर बल लगाते हो तो आप देखते हो कि गुब्बारा पिचक जाता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो बल लगाकर हम उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, यानी बल द्वारा हम क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारी मैंने शॉर्ट में वापस चीज़ें लिख दी है। तो बल द्वारा हम किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा है, किसी वस्तु को गतिशील है तो उसे हम विराम अवस्था में ला सकते हैं। फिर गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें चाल बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, अभी गेंद वाला उदाहरण हमने लिया था, दिशा में बदल सकते हैं। वस्तु की आकृति में परिवर्तन,
है ना। अभी हमने उदाहरण लिया था आटे को गूंथना। इनमें से कुछ या सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये सारे चीज़ें जो है हम बल लगाकर एक साथ भी उत्पन्न कर सकते हैं और अलग अलग भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो बल कितनी खतरनाक चीज़ है, ये सारी चीज़ हम बल के द्वारा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बलों के प्रकार। यानी हमने ये तो समझ लिया किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन अब बल के दो प्रकार होते हैं, पहला है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। अब संपर्क बल क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले कहा था ये हमारी कोई वस्तु है, बॉक्स है, और इस पर हम धक्का देते हैं। ठीक है, तो धक्का देते हैं तो हम बॉक्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वस्तु 1 और वस्तु 2 है, स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये आपका हो गया संपर्क बल। ये कौन सा बल हो गया, संपर्क बल। यानी जब हम दो वस्तु को एक साथ स्पर्श करवाते हैं और फिर बल लगाते हैं तो उसे हम संपर्क बल कहेंगे। और ऐसे बल जिनमें किसी भी प्रकार का एक दूसरे से संपर्क ना हो फिर भी बल हो तो वो हो जाता है हमारा असंपर्क बल। ठीक है, तो पहले हम संपर्क बल के बारे में समझेंगे। तो देखो संपर्क बल वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है संपर्क बल कहलाते हैं, जैसे पेशीय बल और घर्षण बल आदि। तो यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वो संपर्क बल होंगे। अब सबसे पहले हम पेशीय बल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पेशीय बल क्या है, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, जिसे हम अपनी बॉडी कहते हैं, ताकत कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो किससे लगती है, मांसपेशियों से लगती है। ठीक है, तो मांसपेशियों के जितनी भी हम क्रिया स्वरूप करते हैं कार्य और बल लगाते हैं वो सारे बल हमारे क्या होते हैं, पेशीय बल होते हैं। जैसे किसी भी कुर्सी को अगर हम उठाएंगे, हाथ से कुर्सी को उठाएंगे तो उसमें कौन से बल का प्रयोग हुआ, पेशीय बल का प्रयोग हुआ। अगर हम किसी भी बॉल को बल्ले से चोट मारते हैं, ठीक है, बल्ले से चोट मारते हैं बॉल को, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा। मनुष्य द्वारा श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेने तथा बाहर निकालते समय फेफड़ों का फैलना तथा सिकुड़ना भी पेशीय बल का उदाहरण है। यानी अभी मैंने जितने उदाहरण बताए उसके अलावा जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो श्वास अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, इसमें कौन काम करते हैं, हमारे फेफड़े काम करते हैं जो कि फैलते हैं या सिकुड़ते हैं। तो इस कंडीशन को भी हम पेशीय बल का उदाहरण ही मानेंगे। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट है बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट द्वारा जो कार्य कराते हैं वे भी पेशीय बल के उदाहरण हैं। यानी आपको परीक्षा में पेशीय बल के उदाहरण पूछे तो ये सारे उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे। घर्षण बल, अब देखो घर्षण बल क्या होता है, वह बल जो दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। अब इसको समझो, जैसे देखो ये मेरी वस्तु है स्केल, ठीक है, और मैंने इस पर इस दिशा में क्या करा, बल लगाया, तो बल लगाया तो इसने क्या करी, गति करी, लेकिन जैसे ही मैंने बल हटाया तो स्केल की गति भी रुक गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये गति क्यों रुक गई, तो ये गति इसलिए रुक गई क्योंकि जिस दिशा में मैंने बल लगाया है उसकी विपरीत दिशा में एक बल काम करता है। इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण ये इसकी गति का विरोध करता है और वो वस्तु रुक जाती है। अब एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लो ये ढक्कन है, ठीक है, इसको मैंने गति करके यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, मैंने इस पर बल लगाया और ये ऐसे गति करके ऐसे चला गया, तो गति करके कभी न कभी तो ये रुकेगा, कभी तो कभी क्या होगा, ये रुकेगा। जैसे देखो ये मैंने गति कराई और इसको ऐसे समझो, ये मैंने गति कराई तो ये आगे जाके क्या हो गया, रुक गया। अब ये क्यों रुक गया, क्योंकि जब मैंने इसको गति कराई तो ये इस पृष्ठ पर क्या कर रहा था, ऐसे चल रहा था, तो चल रहा था तो ये इस पर घिस रहा है, क्या कर रहा है, घिस रहा है, तो घिस रहा है इसका मतलब इसके ये इस साइड में गति कर रहा है तो एक बल और इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसी घर्षण बल के कारण ये आगे जाके रुक जाता है। ठीक है, अगर घर्षण बल नहीं होता तो मैंने इसको इतना सा धक्का दिया है तो ये सदैव चलता ही रहता, कभी नहीं रुकता।
बात समझ में आ गई। तो ये कभी नहीं रुकता, इसका मतलब किसी प्रकार का कोई घर्षण बल वहाँ पर नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जिस वस्तु से ये संपर्क हो रही है, जैसे ये कागज है और ये वस्तु, दोनों वस्तु है, ये इससे संपर्क हो रही है, संपर्क हो रही है, तो मैं इसको धक्का दूंगा तो ये गति करेगा, तो गति करेगा तो इस दिशा में गति करेगा, लेकिन घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, गति इस दिशा में, घर्षण इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे और लास्ट में ये गति करता करता रुक ही जाएगा। ठीक है, तो घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए वस्तु गतिशील होने के बाद थोड़ी देर बाद में रुक जाती है। ठीक है, तो वह बल जो दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। जैसे फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद का धीरे धीरे धीमा होकर रुक जाना, यानी फर्श पर अगर हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो एक समय बाद वो गेंद रुक ही जाएगी। तो वो रुकने का कारण क्या है? घर्षण बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। कोई भी वस्तु ले लो, जो गति कर रही है उस पर एक घर्षण बल जरूर लगेगा जो उसकी विपरीत दिशा में होगा। अब आ जाते हैं हम असंपर्क बल पर। ठीक है, घर्षण बल इंपॉर्टेंट है, उसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखना। असंपर्क बल क्या होता है? जो आपस में किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो आपस में संपर्क में नहीं हो तो वह असंपर्क बल कहलाता है। ठीक है, जो संपर्क में नहीं हो वो असंपर्क बल कहलाता है। जैसे कौन कौन से बल है? तो सबसे पहले चुंबकीय बल, हमने कक्षा 6 में चुंबकों के बारे में सीखा था, है ना। तो चुंबकों में जो बल लगता है वो कैसा बल होता है? असंपर्क बल होता है, क्योंकि हम इनको बिना स्पर्श कराएं, एक दूसरे के पास में थोड़ा भी लाए और स्पर्श न कराए तो वो भी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो वहाँ एक बल लगता है जिसके कारण वो आकर्षित हो जाता है, वो होता है चुंबकीय बल। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, अतः चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब इसको समझना, जैसे हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये पहली चुंबक हो गई। ठीक है, मान लो ये ध्रुव हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। दूसरी चुंबक मैंने ये ली, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इधर भी n है और इधर भी n है, इस मतलब समान ध्रुव है, समान ध्रुव है। दो ध्रुव होते हैं चुंबक के n और s, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों समान ध्रुव है और जब इन एक दूसरे को पास में लाएंगे तो देखो यहाँ पर ये बिना टच किए एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब अगर एक चुंबक में यहाँ मान लो S है, N है और यहाँ S है और इधर आपका S है और इधर N है, तो ये चुंबक इसको चिपका देगी, यानी एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे, आकर्षण हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। यानी कि समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव हमेशा आकर्षण करते हैं। तो ये इनके बीच में कैसा बल हो गया? असंपर्क बल हो गया। जैसे यहाँ संपर्क नहीं हो रहा है तो ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। यहाँ पर भी संपर्क नहीं किया था हमने, लेकिन इनके पास एक ऐसी शक्ति होती है कि ये एक दूसरे को चिपका देते हैं, यानी आकर्षण हो जाता है। यानी कि एक दूसरे में थोड़ा भी पास लाते हैं ना तो आकर्षण होता है। या इसको ऐसे समझो, यहाँ पर आप पेंसिल डाल दो, इसके अंदर नीचे 3 पेंसिल डाल दो और इस चुंबक को इसके पास में लाकर ऐसे धक्का दो, तो ये जो चुंबक होगी वो गति करेगी, आगे की ओर खिसकेगी, यानी ये इसको आकर्षित करेगी। ठीक है, आकर्षित करेगी, तभी तो इसके जैसे जैसे इस चुंबक को आगे ले जाएंगे ये वाली चुंबक भी आगे आगे खिसकती जाएगी। ठीक है, तो ये आकर्षण के कारण हो रहा है। फिर एक बल और होता है स्थिर वैद्युत बल, है ना। इसके कारण भी क्या होता है? इसके कारण भी असंपर्क बल लगता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। और ये भी हमारा कैसा है? असंपर्क बल का उदाहरण है, जैसे प्लास्टिक स्ट्रा तथा कागज सीट वाला प्रयोग। अब इस प्रयोग को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक स्ट्रा लाई। स्ट्रा क्या होती है? एक प्लास्टिक की छड़ होती है जिसके कारण हम जूस वगैरह पीते हैं,
है ना। ये पतली वाली आपको प्लास्टिक की छड़ लानी है जो हल्की हो। अब इस प्लास्टिक की स्ट्रा को हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमारे पास कितनी स्ट्रा हो जाएगी, 2 स्ट्रा हो जाएगी। कितनी स्ट्रा हो जाएगी, 2 स्ट्रा हो जाएगी। एक स्ट्रा को हम क्या करेंगे, ऐसे, ये हमारी मेज हो गई और इस पर एक हम डोरी बांधेंगे और इस स्ट्रा को हम यहाँ पर डोरी से बांधकर इस प्रकार से क्या करेंगे, लटका देंगे, स्वतंत्र पूर्वक लटका देंगे। ठीक है। और जो दूसरी स्ट्रा होगी इसको हम एक कागज की जो शीट है उससे रगड़ेंगे। जैसे मान लो ये स्ट्रा है और ये कागज है, तो इस कागज से हम स्ट्रा को कैसे ऐसे क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो जैसे ही हम प्लास्टिक की ये स्ट्रा जो है और कागज को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण एक दूसरे क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यानी ये छड़ मैंने कागज से रगड़ी है तो ये आवेशित हो जाएगी, यानी इस पर किसी न किसी प्रकार का आवेश आ जाएगा, चाहे वो धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो इस पर कोई न कोई आवेश आ जाएगा। कैसे, रगड़ने के कारण। रगड़ने के कारण कोई न कोई आवेश आ जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रा जो है इस पर तो आवेश आ गया, यानी ये आवेशित हो गई। और इस स्ट्रा में किसी प्रकार का आवेश नहीं है क्योंकि इसको हमने नहीं रगड़ा, तो ये अनावेशित है। तो ये अनावेशित है और ये आवेशित है, तो दोनों में अलग अलग गुण हैं। अलग अलग गुण है इसका मतलब दोनों असमान आवेशित है ना। तो एक प्लस की मान लो, एक माइनस की मान लो, ऐसा मान लो, क्योंकि एक अनावेशित है और एक आवेशित है। तो विपरीत ध्रुवों, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये अनावेशित छड़ है और ये आवेशित छड़ है, तो इसके पास में मैं लेके आऊँगा तो दोनों छड़, यानी कि यहाँ पर मैं दूसरी स्ट्रा को इसके पास में लाऊंगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। एक दूसरे को ये खींचेगी, आपस में जोड़ेगी, चिपकाएगी, तो इनमें ये आकर्षण होगा। क्योंकि ये तो आपकी आवेशित है, आवेशित छड़ और स्ट्रा, और ये अनावेशित है, अनावेशित है, यानी कि विपरीत गुण है दोनों के, विपरीत गुण है, इसका मतलब इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। अब एक काम करो भाई, इसको तो हमने कागज से रगड़ा था तो ये तो हमारी आवेशित हो गई, इसको भी कागज से रगड़ लो तो ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अब दोनों एक ही समान आवेश आएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसको भी हमने कागज से रगड़ा, इसको भी हमने कागज से रगड़ा, तो दोनों पर कैसा आवेश आया, समान आवेश आया। तो समान आवेश हमेशा क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देता है। तो अब इस छड़ को जब इसके पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देगी, यानी इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट पढ़ा है उसको वापस पढ़ लेते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है। और ये प्रयोग आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, चुंबकीय बल, फिर स्थिर वैद्युत बल और अब गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारे क्या है, असंपर्क बल है। ठीक है। तो वस्तुएं जो ऊपर उछालने पर पुनः इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहलाता है। यह बल क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। यानी कि हम जानते हैं कि जैसे कोई पेड़ है, समझना इसको, जैसे यहाँ पर ये कोई पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ पर क्या है, मान लो ये फल लगा हुआ है और ये फल यहाँ से टूटता है, तो टूटने के बाद ये फल नीचे ही गिरेगा। तो नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके केंद्र में, ठीक है, केंद्र में क्या होता है कि ये हमेशा, इस पृथ्वी की प्रकृति होती है कि ये इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसीलिए जो ये फल है वो हमेशा टूटकर नीचे की ओर, धरती की ओर गिरता है। तो ये किसके कारण गिरता है, गुरुत्व बल के कारण गिरता है। ठीक है। गुरुत्व बल एक आकर्षण बल है जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है। यानी कि ये वस्तु जब हम ऊपर की ओर कूदते हैं तो हम कहाँ आते हैं, वापस नीचे ही आते हैं। तो प्रत्येक वस्तु, जरूरी नहीं ये फल, कोई भी वस्तु हो, सभी के ऊपर क्या लगता है, गुरुत्व बल लगता है। और ये कैसा बल होता है, ये एक आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है। यानी ये अपनी ओर ही खींचेगी, धरती अपनी ओर ही वस्तुओं को खींचेगी, इसलिए ये आकर्षण बल होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।
अब ये जरूरी नहीं है कि ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में ही होता है, ये कोई भी दो अलग अलग ले लो, ये वस्तु एक ले लो और ये वस्तु दो ले लो, इनमें हमेशा क्या होगा, एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दाब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या होता है दाब, देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यार देखो, बल तो हमने पढ़ लिया, धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब दाब क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अब ये एकांक क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर की क्या हो गई, लंबाई हो गई, 1 सेंटीमीटर की ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। स्केल से आप बॉक्स बना लो, ये वापस 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक इकाई लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है ना, तो इसी को हम एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे यहाँ पर कागज पर मैंने 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया है, तो इसको मैं एकांक क्षेत्रफल कहूँगा। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल यानी ये वाला एरिया जो है, ये वाला क्षेत्रफल जो है, इस पर मैं अंगुली से ऐसे दाब लगाता हूँ, ऐसे बल लगाता हूँ, दाब नहीं, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की ओर बल लगा रहा हूँ। तो मैं जितना इस क्षेत्रफल पर बल लगा रहा हूँ, वही इसका क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे ये पेपर है, इस पर मैंने क्या लगाया, बल लगाया, इस क्षेत्रफल मैंने बल लगाया, तो बल लगाने के कारण इस पर दाब पड़ गया, और दाब पड़ने के कारण ये मेरा पेपर मुड़ गया, तो यही तो दाब होता है। ठीक है, जैसे पहले रेलगाड़ियाँ होती थी, तो वो भाप के कारण गाड़ी आगे चलती थी, तो ये भाप क्या है, ये भाप एक प्रकार का बल है जो उस क्षेत्रफल पर लग रहा है, और उसी के कारण दाब लगने के कारण वो रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब को और भी आगे समझते हैं, देखो परिभाषा याद कर लेना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। सूत्र क्या बनेगा, दाब बराबर क्षेत्रफल नीचे आएगा और बल ऊपर आएगा। जब एकांक शब्द का प्रयोग करते हैं वो चीज़ हमारी नीचे आती है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो बल ऊपर रहेगा बट्टे के, और बट्टे के नीचे क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखो, दाब को हम P से लिखते हैं यानी प्रेशर, ठीक है, और क्षेत्रफल को हम एरिया से लिखते हैं यानी A से। तो हमने यहाँ पर क्या नोट किया, इसको समझना कि भाई दाब को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर यानी कि P। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और बल को हम कहते हैं फोर्स और क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। तो देखो ये एरिया जो है वो कहाँ आ रहा है, बट्टे के नीचे आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बल की जगह 1 लिखूँ और यहाँ पर ऐसा निशान लगाऊँ, तो इसके हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, इस निशान को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपात कहेंगे, जब बट्टे के नीचे हमारा क्षेत्रफल हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नीचे अगर कोई चीज़ मैं बढ़ाता हूँ तो ऊपर वाली चीज़ हमारी कम हो जाएगी, और नीचे वाली अगर चीज़ मैं घटाता हूँ तो ऊपर वाली चीज़ हमारी बढ़ जाएगी। ये व्युत्क्रमानुपात का मतलब है। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ का क्षेत्रफल कम करता हूँ, क्षेत्रफल को क्या करता हूँ, कम करता हूँ, तो उस पर दाब जो है वो बढ़ जाता है। एक को घटाने पर दूसरा बढ़ेगा और एक को बढ़ाने पर दूसरा घटेगा। यानी इसमें जो आप काम करोगे वो उल्टा हो जाएगा इसके अंदर, इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा। यानी क्षेत्रफल और दाब बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। अब इसको कैसे समझो, क्षेत्रफल दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये क्षेत्रफल और ये दाब, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो ये वाला घट जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल हम कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं चाकू, आपके घर में किचन में चाकू है, ठीक है, अब चाकू क्या काम करता है, देखो चाकू का क्षेत्रफल क्या होता है, चाकू का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। जैसे ये देखो यहाँ पर ये आपका मान लो चाकू हो गया, तो ये चाकू का क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है।
तो इसका दाब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसीलिए इस चाकू से जब आप एप्पल को काटोगे तो बड़ी आसानी से एप्पल कट जाएगी, क्योंकि उसको काटने के लिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि दाब बढ़ जाएगा। भाई यहाँ आपने क्या किया, चाकू का क्षेत्रफल कम कर दिया, तो चाकू का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसका दाब बढ़ जाएगा। यानी थोड़ा सा भी आप ऐसे बल लगाओगे तो आपकी एप्पल कट हो जाएगी, क्योंकि उस पर दाब बढ़ जाएगा। ठीक है ना? आगे समझते हैं। जैसे सब्जियों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कील को चोट मारने पर कील का लकड़ी के पृष्ठ में धंस जाना आदि। यानी कि हमें मान लो ये हमारे पास क्या है, लकड़ी है। ठीक है, ये लकड़ी है या लकड़ी का दरवाजा है और मुझे यहाँ पर कील मारनी है। अब कील कैसी होती है? तो कील होती है आगे से तो मोटी और पीछे से पतली, यानी इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही कील को मैं थोड़ा सा भी चोट मारूंगा तो ये कील लकड़ी में आसानी से अंदर की तरफ घुस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ने के कारण कील आसानी से घुस जाएगी। इसलिए काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण बनाए जाते हैं, यानी उनके किनारे का जो क्षेत्रफल है वो कम किया जाता है ताकि दाब आपका बढ़ जाए। कुल्ली द्वारा भार उठाते समय सिर पर पगड़ी लगाना। अब देखो कुल्ली क्या करते हैं, दाब को कम करते हैं। कैसे करते हैं? तो मान लो ये कुल्ली है, ठीक है, तो कुल्ली क्या करता है, अपने सिर के ऊपर ऐसे पगड़ी बांध लेता है। तो पगड़ी बांध लेता है, देखो पहले जो सिर था उसका क्षेत्रफल कम था, और जैसे ही इसने पगड़ी रख दी ऊपर तो क्षेत्रफल बढ़ गया। और हम जानते हैं P जो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसने क्षेत्रफल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसलिए अब कुल्ली इसके ऊपर कोई भी सामान रखेगा तो उसको दाब कम लगेगा, यानी वजन कम लगेगा उसके ऊपर, यानी उसको महसूस दाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसने क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर वर्क कर रही है। अगला पॉइंट है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने बल पढ़ा। बल क्या होता है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। फिर हमने बल दो प्रकार के पढ़े, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वो संपर्क बल होते हैं, लेकिन जब वस्तु आपस में संपर्क नहीं करती है तो वो असंपर्क बल कहलाते हैं। तो बल पढ़ा। बल के बाद में हमने दाब पढ़ा। तो दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल जो होता है वो दाब होता है। ठीक है, दाब हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब दाब को ही हम पढ़ते हैं कि भाई द्रव और गैसों में कैसे दाब काम करता है उसको हमें समझना है। यानी कि हम वस्तु जो है, वस्तुओं पर दाब कैसे काम करता है वो समझ चुके हैं, दाब की परिभाषा समझ चुके हैं। लेकिन अब जो दाब है वो द्रवों में कैसे काम करता है और गैसों में कैसे काम करता है उसको अब हमें समझना है। तो यहाँ पर है, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे प्रयोग नंबर 1, यानी कि अगर आपको द्रवों में दाब को समझना है तो ये प्रयोग 1 करके देखो। तो प्रयोग 1 ये कहता है कि जैसे मान लो ये कोई हमने एक पतली सी नली ली और इसके इस सिरे पर हमने क्या कर दिया, एक गुब्बारा बांध लिया, और दूसरे सिरे पर इधर हमने पानी डाला। तो पहले इतना सा पानी डाला तो गुब्बारा उतना ही फूला जितना इसका पानी की ऊंचाई थी, ठीक है। फिर पानी की ऊंचाई हमने और बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, तो ये गुब्बारा क्या होगा, इसके अंदर इतना सारा पानी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये नीचे हमारा क्या था, तल था, ठीक है। तो ये जो द्रव होता है वो इस तल पर दाब डालता है, और ये जो दाब है वो इस पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना ऊंचा स्तंभ होगा उतना ही दाब अधिक लगेगा, जिसके कारण ये गुब्बारा उसमें पानी भर जाएगा। यानी जो द्रव होते हैं वो उसकी तल पर दाब डालते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, दाब को बढ़ाने के लिए हमारे घरों के ऊपर, जैसे ये घर है तो घरों के ऊपर टंकी लगाते हैं। तो ऊपर लगाने का कारण ये है कि इसका जो तल होता है, तल पर दाब बहुत ज़्यादा लगता है, इस कारण से पानी की सप्लाई हमारे घरों में आसानी से होती है।
ठीक है, तो प्रयोग 1 समझ में आ गया। क्या है, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब जो है वो पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पानी की ऊंचाई का स्तंभ जितना ज़्यादा होगा, पानी का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, पानी का दाब उतना ही ज़्यादा होगा। किधर, तल पर, नीचे की ओर। ठीक है, फिर देखो, द्रव बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तल पर ही दाब डाले। जो आपका द्रव है, जैसे पानी है, पानी क्या है, द्रव है, तो जैसे द्रव है वो उसकी दीवारों पर भी क्या करते हैं, दाब डालते हैं। सिर्फ तल में ही दाब नहीं डालते हैं, दीवारों पर भी दाब डालते हैं। कैसे, प्रयोग नंबर 2। जैसे मान लो एक मैंने बोतल ली, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बोतल हो गई। इस बोतल में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। क्या कर दिया, पानी भर दिया। और पानी भर के यहाँ पर हमने क्या करा, एक प्लास्टिक की स्ट्रा डाल दी और इसके ऊपर भी क्या कर दिया, गुब्बारा लगा दिया। अब हमने क्योंकि इतनी ऊंचाई पर डाला और मुझे यहाँ दीवारों पर दाब देखना है, यानी कि पानी दीवारों पर धक्का देते हैं क्या, दाब डालते हैं क्या, तो यहाँ से पानी क्या करेगा, इसको जगह मिल गई जाने की, तो यहाँ से वो धक्का देगा और पानी आगे की ओर चला जाएगा, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाएगा। यानी कि इसका मतलब है ये जो द्रव है वो दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है, यानी कि इधर धक्का देता है। ठीक है, दाब डालता है। फिर अगला पॉइंट है, ये दूसरा हमारा प्रयोग हो गया, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान दाब डालते हैं। यानी कि अगर मैंने इस पर ये एक छेद, दूसरा छेद और तीसरा छेद कर दिया जो समान ऊंचाई पर है, सबकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से समान मात्रा में पानी निकलेगा, यानी समान दाब यहाँ पर लगेगा। बात समझ में आ गई, ये तीसरा प्रयोग हो गया। फिर अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो ये तो अभी द्रवों द्वारा लगाया गया दाब था, अब हम गैसों द्वारा दाब को समझेंगे। तो गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती है। जैसे फूला हुआ गुब्बारे की सुराग होने पर उस दीवार से हवा निकलना, ट्यूब पंचर होने पर अंदर की हवा को बाहर निकालना। यानी गैसें भी क्या करती हैं, दाब डालती है। जैसे हम एक गुब्बारा भरते हैं, जैसे मान लो ये गुब्बारा था, पहले ऐसे था, इसमें जब हमने हवा भरी तो ये फूल गया। यानी फूल गया मतलब इस गुब्बारे के अंदर क्या है, गैस है, हवा है। ठीक है, तो ये गैस क्या करती है, गुब्बारे की दीवारों पर क्या करती है, दाब डालती है। अब जैसे ही इसमें छेद हो जाएगा तो ये सारी गैस यहाँ से फटाफट बाहर निकल जाएगी। यानी कि गैस खतरनाक तरीके से दाब डालती है। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब को हमें समझना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर वायु स्थित है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हम जानते हैं कि भाई हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ पर मान लो हम खड़े हैं और हमारे चारों ओर क्या है, हमारे चारों ओर क्या है, वायु है, हमारे चारों ओर वायु है। तो ये जो आवरण है इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी वायु भी धक्का देती है, वायु भी दाब डालती है और इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब नोट करके यहाँ लिखा है, यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा माने, तब उस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यानी कि मान लो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने क्या किया, एक कल्पना करी कि यहाँ पर उसके जितना ये सर है उतना उसके बेलन की कल्पना कर दी। बेलन है नहीं, कल्पना कर दी। और इस एकांक क्षेत्रफल में जितना आपके यहाँ गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण वस्तुएं नीचे की ओर क्या होती है, आकर्षण महसूस करती है। तो यहाँ पर जितना इस पर है ना गुरुत्व बल होगा, गुरुत्व बल लगेगा, उतना ही इसका क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। अब ये चीज आपको याद रखनी है, जितना वायु गुरुत्व बल होगा उतना ही वायुमंडलीय दाब होगा, ये आपको याद रखना है। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा माने,
तब उस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, वायुमंडलीय दाब का परिमाण या वायुमंडलीय दाब होता कितना है, उसकी मात्रा कितनी होती है, उसको हम समझते हैं। किसी चूसक यानी शकर को दीवार पर चिपकाने पर चूसक के कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। इस स्थिति में चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अब आपने एक चूसक नामक यंत्र देखा होगा, वस्तु देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप अपनी बुक के अंदर चित्र बना हुआ है, इसको देख लेना। ये इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये कप हो गया और ऊपर एक ऐसे पकड़ने का हो गया, ठीक है, ये चूसक होता है। अब इस चूसक को अगर हम किसी दीवार पर या किसी कांच पर चिपकाते हैं, ठीक है, यानी उस पर बल लगाते हैं। जैसे मान लो ये चूसक है और ये हमारी दीवार है और इस पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे बल लगा रहा हूँ और बल धक्का दे रहा हूँ, धक्का देकर क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये उसके साथ क्या होगा, चिपक जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना। क्या करते हैं, जब इस चूसक को इस दीवार से हम चिपकाते हैं ना, तो इसके अंदर, ये कप है, इसके अंदर जितनी भी हवा होती है, ठीक है, इसमें से कुछ हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। यानी इसके अंदर की हवा, गैस जो है वो कुछ अधिकांश बाहर निकल जाती है, बस थोड़ी बहुत अंदर रह पाती है, ठीक है। और हम जानते हैं हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब बहुत खतरनाक होता है, जितना गुरुत्व बल होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो क्या होता है कि भाई हमारे चारों ओर, इधर चारों तरफ वायुमंडलीय दाब है। तो इस चूसक पर जो ये बाहर वाला हवा है, ठीक है, उसका दाब बढ़ जाता है और अंदर वाली जो थोड़ी बहुत हवा अंदर बची है, ठीक है, जो बाहर की ओर धक्का देती है, तो वो बहुत कम मात्रा में धक्का देती है। इसके कारण ये बाहर वाली जो दाब है वो अधिक होने के कारण ये जो चूसक यंत्र है वो इस दीवार पर चिपका रहता है। ये क्योंकि बाहर की ओर से क्या आ रहा है, धक्का आ रहा है, मतलब दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, जिसके कारण ये इस पर चिपका रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाहर से ऐसे पकड़ के इसको जोर से खींचते हैं ना, तब वो बाहर निकलता है। यानी कि इस वायुमंडलीय दाब के बराबर जो है हमें धक्का देना पड़ता है, वापस खींचना पड़ता है, तब जाके ये इससे बाहर निकलता है, यानी अलग होता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब बहुत खतरनाक चीज है, इसको अच्छे से समझ लेना। फिर अगला पॉइंट देखो, चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। यानी जो वायुमंडलीय दाब उस पर लग रहा है उससे अधिक बल हमें लगाकर उसको खींचना पड़ेगा, तब जाके वो अलग होगा, नहीं तो अलग नहीं हो सकता है। यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करना असंभव है। इसको बड़े ध्यान से समझना। अब ये क्या कह रहा है कि जो चूसक हमने यहाँ दीवार पर चिपकाया है, मान लो चिपकाते समय चूसक के अंदर की जितनी भी हवा थी वो हमने बाहर निकाल दी और बाहर निकाल कर फिर इसको हमने इस दीवार पर चिपकाया है, तो आप भले ही इसको ट्रेन से खींच लेना, एरोप्लेन से खींच लेना, ये जो है चूसक इस दीवार से अलग नहीं होगा। इतना खतरनाक बाहर से वायुमंडलीय दाब इस पर लगने वाला है। यानी वायुमंडलीय दाब बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, वो इस चूसक पर लगता है क्योंकि हमने इसके जो पृष्ठ से चिपका हुआ जो चूसक है उसके अंदर से हमने पूरी हवा निकाल दी, ठीक है ना। आप इसको YouTube में भी सर्च कर सकते हो, चूसक को आपको वो जो वस्तु होती है वो बताएगा और उसके बारे में भी समझाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो उसमें आप YouTube में देख लेना। तो अगला पॉइंट है, यदि हम कल्पना करें कि हमारे सिर पर 15 × 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडलीय ऊंचाई के बराबर लगने वाला गुरुत्व बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी इतना बल जो है हमारे सर के ऊपर लगता है, ठीक है। यह बल हमारे ऊपर लगे तो क्या हम पिचक नहीं जाएंगे? भाई देखो, अभी हमने चूसक के बारे में पढ़ा है कि वो इस प्रकार से चिपक जाता है कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत खतरनाक तरीके से लगता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, हम सब कहाँ हैं? वायुमंडल के दायरे में खड़े हैं, ठीक है। यानी हमारे चारों तरफ क्या लग रहा है? वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ हमारे और वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो हम
पिचक क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि भाई दाब तो बहुत खतरनाक होता है। तो दाब खतरनाक होता है तो हमारे शरीर के पूरे ऊपर में लग रहा है, तो हम यूँ पिचक क्यों नहीं जाते? हमारा भूता क्यों, रायता क्यों नहीं बन जाता है? ठीक है, तो इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक दाब काम करता है, जो इस बाहर वायु, जो वायुमंडल है, इसके दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगता है और बाहर से अंदर की तरफ एक दाब लगता है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसी कारण हम पिचक नहीं सकते। यानी ये दोनों क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। यानी हमारा शरीर भगवान ने कितना खतरनाक बनाया है कि जितना वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लग रहा है, तो हमारा शरीर के अंदर से भी उतना दाब बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए ये संतुलन हमें मिलता है। तो देखो यहाँ लिखा है, यह बल हमारे ऊपर लगे तो क्या हम पिचक जाएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए हमारा संतुलन हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।